चलिए बात करते हैं हम लोग आज एच मॉडल के ऊपर। ठीक है, कौन से मॉडल की बात चल रही है यहाँ पर? एच मॉडल। कहाँ दिया हुआ है आपके नोट्स में? पेज नंबर आप लोग आ सकते हो 91 पर, पेज नंबर 91 पर। तो जब आप एच मॉडल के बारे में पढ़ोगे ना, तो ये जो एच मॉडल है ये भी एक प्रकार से 2 स्टेज मॉडल का ही एक टाइप है। ये भी उसका ही एक टाइप है। किसका? एच मॉडल इज अ पार्ट ऑफ 2 स्टेज मॉडल। जो हम लोगों ने 2 स्टेज जो डिस्काउंट मॉडल देखा था, ये उसी का सब टाइप है, समझ लो एच मॉडल। अब एच मॉडल में क्या होता है, जो इसके अंदर जो 2 फेज रहेंगे, तो जो फर्स्ट फेज है फेज 1 और फेज 2, तो जो फर्स्ट फेज में हमारा ग्रोथ रेट रहेगा ना, वो काफ़ी हाइयर रेट से रहेगा और ये हमारे नॉर्मल रेट से भी ज़्यादा रिटर्न मिलेगा यहाँ पर हमको, जिसको हम लोग GA से डिनोट करेंगे। GA मतलब आपका रिटर्न जो एक नॉर्मल वैल्यू से भी क्या है, ज़्यादा है। और फिर सेकेंड फेज में क्या होगा, हमारा ग्रोथ धीरे से डिक्लाइन हो जाएगा और एक नॉर्मल ग्रोथ रेट पर हम लोग आ जाएंगे। मतलब आप लोगों के बिजनेस के अंदर स्टार्टिंग में तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा रहेंगी, लेकिन एक समय आने के बाद आपका ग्रोथ क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। आपका ग्रोथ पीरियड क्या हो जाएगा यहाँ से, नॉर्मली। सपोज करो ये एबनॉर्मल ग्रोथ है, धीरे धीरे हमारे बिजनेस के अंदर ग्रोथ रेट क्या होता है, कम होते हुए चलता है। और ये आपका एक नॉर्मल ग्रोथ रेट है, जो बिजनेस के अंदर एवरेज तो हमेशा इतना रहता है। ठीक, तो एच मॉडल आपको क्या बताता है? एच मॉडल आपको बताता है एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर ये एन है, दोनों को ए में समझ लेना। ये हो गया आपका GN, एक नॉर्मल ग्रोथ रेट, और ये था आपका एक सुपर नॉर्मल के भी ऊपर का, नॉर्मल के ऊपर का रेट। तो जितना ये जो आपको पिलर दिख रहा है, ये वाला एरिया, जिसको अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लैक कर रहा हूँ, तो ये वाला जो डार्क एरिया है, ये किस बात को डिनोट करता है? ये इस बात को डिनोट करता है कि आप इतने टाइम तक के एक सरप्लस अमाउंट्स में रह रहे हो। उसके बाद आप काय पर आ जाओगे, नॉर्मल लेवल पर आ जाओगे। ठीक है, तो ये एच मॉडल इस बात को डिनोट करता है कि आप कितने समय तक सरप्लस में रह सकते हो, या आपको प्रीमियम की वजह से कितना पे करना पड़ रहा है। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है, ये वाला जिसको भी मैं सर्कल कर रहा हूँ, या फिर मैं यूँ कहूँ जिसको मैं येलो हाइलाइटर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला जो पोर्शन है, ये है नॉर्मल ग्रोथ पीरियड का। ठीक है, और जो मैं थोड़े रेड मार्कर से भी हाईलाइट करने जा रहा हूँ, जो कि फिलहाल दिख नहीं रहा है, ये शायद बैक हैंड पर ये रेड दिख रहा होगा। ये वाला जो ऊपर वाला जो टॉप पुल आपको जो पोर्शन दिख रहा है, ये एक्चुअली जो आप रिस्क ले रहे हो मार्केट के अंदर, उसकी वजह से जो आपको एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है, ये वो है एडिशनल रिटर्न आपका, जो आपको इधर दिख रहा है, ये रिस्क टेकिंग की वजह से मिल रहा है आपको। तो एच मॉडल आपका क्या बताता है? एच मॉडल बताता है कि हमारे बिजनेस के अंदर स्टार्टिंग में तो जो रेट ऑफ रिटर्न रहेगा वो बहुत हाई रहेगा, और धीरे धीरे ये क्या होते चलेगा, नॉर्मल की तरफ डिक्लाइन होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, आप अच्छा, इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं आपको। कोई भी मूवी जब नई आती है, तो एकदम से उसका स्टार्टिंग में रेट कैसा होता है, बहुत ज़्यादा होता है क्या? जैसे कोई सुपर डुपर मूवी आती है, तो स्टार्टिंग में जब आप मूवी देखने जाओ, तो उस मूवी के टिकट आपको 250, 300, अगर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग मूवी है तो बहुत ज़्यादा रेट हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो मूवी 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन पुरानी हो जाती है, 7 दिन पुरानी, 10 दिन पुरानी हो जाती है, तो उसके रेट क्या होने शुरू हो जाते हैं, डिक्लाइन। और एक नॉर्मल रेट पर आकर फिर वो बिजनेस करता है। जैसे मान लो एक नॉर्मल रेट 150 रुपये है, तो फिर वो नॉर्मल 150 रुपये पे टिकट बिकेंगी। लेकिन स्टार्टिंग के फेज में वो शायद 250 भी बिक सकता है, शायद 300 भी बिक सकता है, शायद 500 भी बिक सकता है, डिपेंड्स ऑन उसकी कितनी डिमांड है। तो इस तरीके के जो मॉडल्स होते हैं, जहाँ पर हम लोग एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करते हैं, जहाँ पर हम लोग क्या पे कर रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो वो कैलकुलेशन अपने को करना है कि जो हम एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर रहे हैं और जो एक नॉर्मल प्राइस पे कर रहे हैं, इन दोनों के अगर कॉम्बिनेशंस को हम ऐड कर दे तो हमारा ओवरऑल प्राइस क्या होना चाहिए। तो इस मॉडल को हम लोग क्या नाम देते हैं, एच मॉडल। इस मॉडल को क्या बोलते हैं हम लोग, एच मॉडल। ठीक है, सो आगे बढ़े। तो एच मॉडल आपको क्या बताता है, हाई ग्रोथ रेट से हम धीरे धीरे अपने बिजनेस के नॉर्मल ग्रोथ की तरफ चलते चले, इसको हम लोग बोलते हैं एच मॉडल। एच मॉडल का आप लोगों को एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, ठीक है, आप लोगों के नोट्स पे। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है आपका, D0। तो यहाँ D0 का मतलब किस चीज से रिलेटेड है, आपका करंट डिविडेंड। 1 प्लस
GN मतलब आपका बिजनेस का नॉर्मल ग्रोथ रेट, GN मतलब बिजनेस का नॉर्मल ग्रोथ रेट, प्लस H मतलब होता है आपका हाफ ऑफ द पीरियड। H का मतलब क्या होता है, जितने भी ड्यूरेशंस का होगा उसका हाफ ऑफ द पीरियड की बात करेंगे। तो आपके बिजनेस के अंदर अजम्पशन ऐसा होता है कि आधा पीरियड आपने एक काफ़ी एबनॉर्मल ग्रोथ में काम किया और उसके बाद आप काय पे आ गए, एक नॉर्मल फेज पर आ गए। एंड तो ये सारे फिगर्स को हम क्या कर देंगे, अपना जो भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, तो हमारा जो नॉर्मल ग्रोथ रेट है उससे डिवाइड करके हम अपनी एक्चुअल वैल्यू आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो आपको एच मॉडल के क्वेश्चंस के अंदर ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब सर हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये क्वेश्चन एच मॉडल का है या फिर नॉर्मल 2 स्टेज का है, दिक्कत वहां पर आ जाएगी हमको कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें। तो इसमें सबसे बड़ी और जो इंपॉर्टेंट हिंट होती है, आपको ना जो फर्स्ट फेज लिखेगा, जो फर्स्ट फेज का जो आपको ग्रोथ रेट के बारे में बताएगा ना, वो कभी जैसा सीधा नहीं बोलेगा, वो बोलेगा अबाउ द नॉर्मल है, अबाउ द नॉर्मल है। जो वर्ड उसने कहाँ भी यूज किया था, क्वेश्चन नंबर 14 में। इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 14 में ये थोड़ा सोच भी रहा था कि ये 2 स्टेज वाला क्वेश्चन है या फिर आपका एच मॉडल वाला, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 14 में जो वर्ड यूज किया था उसने, एन अबाउ द नॉर्मल ग्रोथ रेट डिसाइड, तो एक्चुअली वैसे वर्ड हम लोग कहाँ यूज करते हैं, एच मॉडल के क्वेश्चंस के अंदर करते हैं। तो आप चाहो तो ये जो आपने क्वेश्चन नंबर 14 वाला जो सॉल्यूशन किया है ना, सेम सॉल्यूशन आप लोग काय में भी कर सकते थे एच मॉडल के अंदर। किसी के पास टाइम हो तो एक बार वो एच मॉडल के अंदर सॉल्व कर ले। बस जो इसमें 40% है इसको GA नाम दे देना और जो 12% है इसको GN नाम दे देना, ठीक है। तो जिसके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है और जो थोड़ा सा एफर्ट लगाना चाहता है, वो एक बार सेम क्वेश्चन 14 वाला एच मॉडल से सॉल्व करे और फिर एच मॉडल से सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा ग्रुप में पोस्ट कर दे, ठीक है। तो एच मॉडल के अंदर हमको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, ये वाला। आपको क्वेश्चन में D0 भी दिया है, ज़्यादा आपको भागा दौड़ी नहीं करना है। नॉर्मल ग्रोथ रेट भी दिया है और आपको एबनॉर्मल ग्रोथ रेट भी दिया है, टोटल ड्यूरेशन भी दिया है, 5 साल का टोटल पीरियड था और आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है। सारी चीज क्वेश्चन में गिवन है, जस्ट आप लोग एक बार उस चीज को ट्राई करना, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ एंड तो आगे मैं बात करता हूँ किस चीज को लेकर। अच्छा, ये फॉर्मूले का मतलब ऑलरेडी बता दिया गया है, स्टिल अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया है तो सुन ले भाई। ये फॉर्मूले का जो फर्स्ट पार्ट है, अच्छा ये डिवाइड तो दोनों के लिए है ना, कॉमन डिवाइड में मतलब, तो ये जो भी मैं ग्रीन कर रहा हूँ, जितना पोर्शन मैं अभी ग्रीन कर रहा हूँ, ये हमारे सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। ये हमारे सॉल्यूशन का कैसा पार्ट हो गया, एक फर्स्ट पार्ट हो गया। तो ये पार्ट आपको क्या बताता है, इतना अभी जितना मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है, ये एक्चुअली पार्ट आपको क्या बताता है, ये आपको बताता है कि हमारे बिजनेस के अंदर हमारे इक्विटी का एक नॉर्मल ग्रोथ अगर होता तो वैल्यू कितनी आती। एक नॉर्मल ग्रोथ होता तो हमारी इक्विटी या हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट है नॉर्मल ग्रोथ होता तो हमारी वैल्यू कितनी आती। और फिर उसके बाद सिंबल लग गया प्लस का, तो नॉर्मल ग्रोथ रेट के साथ हमारी वैल्यू कितनी है, उसमें मैं क्या ऐड कर दूंगा। ये जो बिकॉज ऑफ प्रीमियम, अभी जो रेड मार्कर से मैं जितना ये सर्कल बना रहा हूँ, ये हमारा सेकेंड वाला फेज हो गया। तो ये सेकेंड वाला फेज क्या डिनोट कर रहा है, एडिशनल प्रॉफिट की वजह से आप अपनी कितनी वैल्यू जनरेट कर पा रहे हो। तो सेकेंड फेज आपका वैल्यू निकलता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीमियम, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीमियम, क्या आपने कितना एडिशनल प्रीमियम पे किया है। क्योंकि रिटर्न ज्यादा होगा ऑब्वियस है, उसके लिए आप प्रीमियम पे करोगे। जब आपको ज्यादा रिटर्न दिखेगा तो आप क्या करोगे, वहां पर एक्स्ट्रा अमाउंट पे करोगे, प्रीमियम का अमाउंट पे करोगे। तो इस तरीके से ये दो फॉर्मूले का यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनता है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और बात करता हूँ किसकी, क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15, सवाल नंबर 15 आपके कॉपी और आप लोगों के नज़रों के सामने है। आपके पास फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपको बोलता है द करंट डिविडेंड ऑन एन इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज जेके लिमिटेड इज 6 रुपीज। आपको D0 दे दिया भाई 6 रुपये। फिर बोलता है प्रेजेंट ग्रोथ रेट इज 25%। ये कंपनी का प्रेजेंट ग्रोथ रेट है, ठीक है। मतलब कंपनी का G दिया है बट मुझे नहीं पता है कौन सा G है, बस इतना पता है ग्रोथ रेट है। आफ्टर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स द ग्रोथ रेट डिक्लाइन। आपको टाइम भी दे दिया, क्या टाइम कितना है 10 ईयर्स का, और आपको बोलता है ग्रोथ रेट डिक्लाइंड एंड द स्टेलाइज। ये 25% से आपका ग्रोथ अब गिरते हुए चालू हो गया, मतलब ये आपका अबव द नॉर्मल रेट है, मतलब G है।
और GN की भी आपको वैल्यू दे दी है, तो कितना आ रहा है बोलता है वो 6%। रिक्वायर्ड रेट कहाँ गया क्वेश्चन, ये 6% पर स्टेबलाइज हो गया बोलता है, तो ग्रोथ रेट हो गया हमारा। और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है 8%। आपके पास लगभग फॉर्मूले में जो जो चीज रिक्वायर्ड होती है सब मिल गई क्या? अब दैट्स इट, आपको सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू को पुट ऑन कर देना है और आंसर निकालना है। तो बताइए फॉर्मूले में पुट ऑन करके आप निकाल सकते हो या वो निकाल कर दूं? बोलो। मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? निकाल लेंगे सर, सर निकाल के। किसी ने डिमांड किया निकाल के देना है करके? हाँ सर, मैंने एक बार निकाल के दे दो। फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, फॉर्मूलेज में वैल्यूज को रख देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला है D0। तो आपको D0 पता है क्या, मैं वैल्यूज भी साथ में रखते जा रहा हूँ। D0 की वैल्यू रख दिया मैंने 6, फिर इन ब्रैकेट 1 प्लस GN मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब कि 6%। तो मेरा ये सॉल्व करने पर आ जाएगा 1.06, ठीक है। फिर होल डिवाइड, इसके डिवाइड में R मतलब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो कि 0.08 माइनस R माइनस लास्ट 1 मिनट है, R माइनस नॉर्मल ग्रोथ रेट जो कि है 6%, जो कि है 6%। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.02। आपके फॉर्मूले का फर्स्ट पार्ट, इसको सिंप्लीफाई करके बताओ जरा कोई। 6 इंटू 1.06 कितना होता है? 6.36 डिवाइडेड बाय 0.02, तो इसका आंसर आता है 318। अरे कितना आता है? 318, ठीक है। इसका आंसर आता है 318। अब सेकेंड वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। तो सेकेंड वाले पार्ट में हमारा फॉर्मूला होता है D0 इंटू H इंटू GA माइनस GN एंड द होल डिवाइडेड बाय R माइनस नॉर्मल ग्रोथ। तो यहाँ पर D की वैल्यू पता थी 6, ठीक है। होल्डिंग अपने पास जो पीरियड था 10 और वो हाफ ईयर लेना इसलिए डिवाइडेड बाय 2, तो अपने को हाफ पीरियड पता चल जाएगा। चलो तो सेकंड वाला पार्ट में बताते हुए चल रहा था आपको। तो D0 की वैल्यू कितनी थी? 6 रुपीज़। ये जो H होता है, H कैसे निकलता है आपका, जितना ईयर्स दिया होगा H की वैल्यू कैसे निकलती है, जितने ईयर्स दिए होंगे डिवाइडेड बाय 2 कर देना, मतलब हाफ ऑफ द ईयर। तो ये 10 डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे। और GA कितना था आपका, नॉर्मल के ऊपर वाला ग्रोथ रेट था आपके पास 0.25, जबकि नॉर्मल ग्रोथ रेट है हमारे पास 0.06 एंड ये सब होल डिवाइडेड बाय R था, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न था 0.08 माइनस 0.06। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 6 इंटू 5 इंटू ये मल्टीप्लाइड करने पर, सॉरी माइनस करने पर आ जाएगा 0.19 और होल डिवाइडेड बाय 0.02, ठीक है। तो इसको पूरा जब फाइनली आप सिंप्लीफाई करते हो तो मेरे सामने आंसर लिखकर बताया जा रहा है 285 आ रहा है करके। 6 इंटू 5 इंटू 0.19 डिवाइडेड बाय 0.02, तो ये आता है 285। 285 इंटू प्लस 318 कर लो। सो योर आंसर विल बी 603 रुपीज़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। ओके, बी कंफर्टेबल। सलोनी, कनेक्ट हुए या नहीं हुए? है। अच्छा, मेरी वॉइस आती है कि नहीं आती है एकदम, कि बहुत डिले आती है? तो सलोनी आपका रिस्पांस नहीं मिल पाया मुझे। यस सर। ओके, क्या? आ गया, ठीक है। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं एंड आगे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट।
चलिए तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 16 गिवन है। मुझे जरा क्वेश्चन पढ़कर बताइए, क्या आप लोग 16 वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एबल हो? क्या आप लोगों से खुद से हो जाएगा या मुझे इन्वॉल्व होना पड़ेगा आपके सॉल्यूशन में? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 16 को रीड कीजिए, आपको दिया मैंने 2 मिनट। चलिए सो 15 के बाद 16 एंड 17 ये दोनों भी क्वेश्चंस आपके लिए क्या है? होमवर्क है। ये दोनों भी क्वेश्चन आपके लिए क्या है? होमवर्क है। अब देखो आप लोगों को थर्ड फेज मॉडल के बारे में बता रहा है, ठीक है, थर्ड फेज मॉडल के बारे में बता रहा है। एंड तो हमने थर्ड फेज मॉडल का क्वेश्चन ऑलरेडी पहले देखा हुआ है क्या? क्या मैंने आप लोगों को थर्ड फेज का क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूं? हम लोगों ने कल या परसों की क्लास में थर्ड फेज मॉडल के बारे में देखा है क्या? यस सर। चलिए तो थर्ड फेज मॉडल के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा डिटेलिंग्स नहीं करनी है, बिकॉज मैंने आप लोगों को प्रीवियस मतलब कल की क्लास में या उसके पहले क्लास जब 2 स्टेज वाला जब क्वेश्चन पढ़ा रहा था वहाँ पर हमको एक क्वेश्चन आया था जहाँ 3 फेज में आप लोगों को दिया हुआ था, जो ग्रोथ रेट है वो 3 फेज में दिया हुआ था। तो मैंने वहाँ पे कवर करवाया है वाला टॉपिक आपको, राइट। तो सेम फॉर्मूला, सेम लॉजिक, सारा चीज़ सेम जो मैंने इसके पहले करवाया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 18 बिना कोई बहुत ज़्यादा मैं डिस्कस किए या बहुत ज़्यादा कुछ समझाए आप लोगों को डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रहा हूँ? होमवर्क। और थोड़ा सा आप लोगों को एफर्ट्स बढ़ाने अपने साइड से और होमवर्क ज़्यादा से ज़्यादा करने आप लोगों को आपके साइड से, राइट। चलो तो ये होने के बाद डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स एंड मॉडल्स आपको दिया हुआ है। तो अगेन इसमें भी कुछ भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ डिस्काउंट करना है, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं तो नेक्स्ट आपके सामने क्या है? डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल। ये आप यही तो सीखते आ रहे हो, यही तो करते आ रहे हो, डिस्काउंटेड ही तो करना सीखा है अभी तक आपने, और क्या सीखा है? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर n, यही तो करते हुए आ रहे हो, इसी को तो डिस्काउंट करना बोलते हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ कि कोई भविष्य में आपके पास कैश का फ्लो होने वाला है, जो भी भविष्य में कैश का फ्लो होने वाला है उसको 1 प्लस आर टू द पावर n से डिवाइड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? डिस्काउंटेड कैश फ्लो मिल जाएगा। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो कोई सिखाने वाला या कोई बताने वाला टॉपिक नहीं है, बिकॉज आप ऑलरेडी इसके ऊपर मल्टीपल प्रॉब्लम्स कर चुके हो। अगर एग्जाम्पल आपको देखना ही है तो आप एग्जाम्पल नंबर 19 देख लो, जो मैं बिल्कुल भी समझाने के मूड में नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों वाला और बहुत ज़्यादा आसान चीज़ है। तो क्वेश्चन नंबर 19 होमवर्क है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो कोई नया मॉडल नहीं है, सिर्फ डिस्काउंटिंग करना इसके अंदर है। ओके, सो मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलता हूँ। मल्टीप्लायर मॉडल, ठीक है। हम लोग एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चल रहे हैं, जो कि इस टॉपिक का लास्ट मॉडल है, मल्टीप्लेयर, ठीक है। नहीं, प्लेयर बोल सकते हो उसको, मल्टीप्लेयर मॉडल, मल्टीप्लायर ऐसा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लायर मॉडल, ठीक है। तो व्हाट इज मल्टीप्लायर मॉडल? तो यहाँ पर मल्टीप्लायर मॉडल के अंदर हम लोगों को कुछ अलग अलग रेशियोज की मदद से क्या कर रहे हैं? कैलकुलेशंस करने हैं। अब यहाँ पर हो सकता है हमारे पास प्राइस अर्निंग रेशियो आ जाए मार्केट प्राइस के बेसिस पर, ठीक है। उसके अलावा मार्केट प्राइस के बेसिस पर, या फिर हमारे पास अर्निंग रेशियो हो सकता है। तो हमारे पास ना कुछ अलग अलग एनालिसिस करने के लिए रेशियोज होंगे। हम उन रेशियोज की मदद से क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लायर मॉडल्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं सेम चीज को अगर कनेक्ट करूं किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ, अगर मैं मल्टीप्लायर मॉडल को किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करूं, तो ये सेम चीज़ अभी आप लोग प्रोजेक्ट अप्रेजल एंड फाइनेंस के अंदर पढ़ रहे हो। जो भी आप लोग ने वैल्यूएशन ऑफ शेयर सीखा था मॉड्यूल 4 में, जो मॉड्यूल 4 में जहां पर आप लोग स्वैप एंड द एक्सचेंज रेशियो का जो यूज़ कर रहे हो, बस सिमिलर लॉजिक यहाँ पर आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो चलिए मैं कुछ आपको मल्टीप्लायर मॉडल के बारे में कुछ फॉर्मूलेज और उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें बताते हुए चलता हूँ, ठीक है। चलिए तो फर्दर आप लोग मल्टीप्लायर के मॉडल्स के बारे में या उसको प्राइस कैलकुलेट करने के तरीके को अगर हम लोग समझे, तो आपके पास
मल्टीप्लायर मॉडल के अंदर किस तरीके से आप प्राइस डिटरमाइन करोगे या किस तरीके से आप प्राइस कैलकुलेट करोगे, हम अगर उसकी बात करें तो हमारे पास इसकी अलग अलग मेथड्स है। प्राइस मल्टीपल करने के हमारे पास अलग अलग मेथड है। उसमें एक जो पहली मेथड है वो है पीई रेशियो। कौन सी मेथड है हमारे पास? पीई रेशियो। और पीई रेशियो का कोई फॉर्मूला बता सकता है क्या? एनीबॉडी? किसी को भी याद हो तो जल्दी से बताइए पीई रेशियो का फॉर्मूला। मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। एमपी मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपी मतलब कि अर्निंग प्राइस पर शेयर। ईपीएस डिवाइडेड बाय एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, राइट। ये आपका पी रेशियो निकालने का फॉर्मूला रहेगा। और अगर आपको पी रेशियो परसेंट, जनरली पी रेशियो का आंसर टाइम्स में आता है। जनरली इसका आंसर कैसे होता है? टाइम्स में। लेकिन अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो बस सिंपली आपको जो भी आंसर आएगा इनटू 100 कर देना, तो आपको आंसर कायम में कन्वर्ट होकर मिल जाएगा परसेंटेज में, राइट। आंसर कायम में कन्वर्ट होकर मिल जाएगा परसेंटेज में। और नहीं तो आप सिंपली टाइम्स में रखना है तो आप सिर्फ टाइम्स में भी उसका आंसर रख सकते हो। चलिए, तो इतनी बात क्लियर। मैं आगे बढ़ूँ। प्राइस अर्निंग रेशियो में आपको, अच्छा फिर सर बात आती है मार्केट प्राइस कैसे निकलता है, या फिर कोई बोलेगा सर अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता है। मार्केट प्राइस तो निकलता है आपका बायर और सेलर के फोर्स की वजह से, जहां पर इंटरसेक्ट करते वही हमारा मार्केट प्राइस बन जाता है। लेकिन मैं अगर अर्निंग पर शेयर की बात करूं कि हम अपने कंपनी की अर्निंग कैसे निकालते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारी कंपनी के अंदर नेट प्रॉफिट कितना अवेलेबल है। नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। नेट प्रॉफिट किसके लिए अवेलेबल है? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो अपने को क्या पता चल जाता है? अपने को अर्निंग पर शेयर पता चल जाता है, राइट। तो एक बार आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 गो थ्रू कर सकते हो। एक बार जरा गो थ्रू करना। एग्जाम्पल नंबर 20, पेज नंबर 98, पेज नंबर 98 क्वेश्चन नंबर 20 गो थ्रू कीजिए क्वेश्चन। बात करते हैं हम लोग सेकेंड टॉपिक की, जिसका फॉर्मूला क्या है? पीबी रेशियो, ठीक है। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, पी मतलब प्राइस और बी मतलब बुक। प्राइस बुक रेशियो के हिसाब से आपका क्या मार्केट में प्राइस चल रहा है और आपकी बुक वैल्यू पर शेयर क्या चल रही है। इसका फॉर्मूला क्या है? मार्केट प्राइस पर शेयर मतलब एमपी, मार्केट प्राइस पर शेयर एमपीएस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर। इसके पहले आपने क्या किस चीज का फॉर्मूला बताया था? प्राइस अर्निंग रेशियो का। तो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर से कंपैरिजन हो गया था मार्केट प्राइस का। अभी हम लोग बात कर रहे हैं पीबी रेशियो की, तो यहाँ बुक वैल्यू से कंपैरिजन हो जाएगा आपके मार्केट प्राइस का, राइट। और उसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूँ पीएस रेशियो, प्राइस सेल्स रेशियो, तो अगर आपको थोड़ा थोड़ा भी लॉजिक समझ रहा होगा तो आप फॉर्मूला खुद ही बना सकते हो। मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय सेल्स पर शेयर, ठीक है। तो ये आपका काय का फॉर्मूला बन गया? पी एस रेशियो मतलब प्राइस टू सेल्स रेशियो। ये काय का फॉर्मूला बन गया? प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। और उसके पहले ये काय का फॉर्मूला? पीई रेशियो, ठीक। इतनी चीज होने के बाद आप लोगों को एग्जांपल्स वगैरह तो यहाँ ज़्यादा कुछ दिया नहीं, और ये टॉपिक पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने का चांस भी नहीं, बिकॉज ये आपको इसका हल्का फुल्का कवरेज कहाँ मिल जाता है? हल्का फुल्का इसका कवरेज मिल जाता है आपको पीएफएम में, मतलब प्रोजेक्ट अप्रेजल के अंदर। उसके बाद आपको इनका थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, और एक आपको एक पेज नंबर आप सीधा ना 107 पर आओगे, तो पेज नंबर 107 पर आपको एग्जाम्पल नंबर 21 दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखो वहाँ पर आपको अलग अलग ईयर्स का डाटा दिया हुआ है, आपको प्राइस दिया हुआ है उसका, और ईपीएस बता रहा है। आपको क्या बोलता था? पी रेशियो निकालो। तो आपको भैया क्या करना है? ये प्राइस दिया है, ये मार्केट प्राइस पर शेयर है, ये अर्निंग प्राइस पर शेयर है, तो मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग प्राइस निकालेंगे तो क्या पता चलते चलेगा? पी रेशियो। सिर्फ डिवाइड करते हुए चलना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 भी जो एग्जाम्पल दिया है, बड़ा ही बच्चों वाला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 21 नंबर का,
ठीक है। वो 21 एंड 22 भी सिमिलरली है, वो थ्योरेटिकल आंसर्स है। एग्जाम्पल नंबर 22 भी आपका एक थ्योरेटिकल आंसर्स आपको देना है। और अगेन 23 में भी सेम वही काम करना है, फॉर्मूला यूज़ करना है, मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस अगर आप करो तो पी रेशो आ जाएगा। जो क्वेश्चन बोलते जा रहा हूँ नज़रें घुमाते हुए चलो साथ में, ठीक है, नज़रें घुमाते हुए चलो साथ साथ में। और फिर उसके बाद लास्ट इस चैप्टर का टॉपिक आ जाता है, ठीक है, सेकेंड लास्ट टॉपिक आ जाता है आपका इंटरप्राइज वैल्यू। क्या आ जाता है टॉपिक फिर नेक्स्ट? इंटरप्राइज वैल्यू। इंटरप्राइज वैल्यू का मतलब होता है आपके बिजनेस का वैल्यू कितना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरप्राइज वैल्यू। आपको आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की वैल्यू निकालना है। तो देखो बड़ा, अगर मैं आसान और सिंपल भाषा में बोलूँ तो आप अपने अगर बिजनेस की, अपने फर्म की अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप देख लो कि आपकी मार्केट वैल्यू डिबेंचर कितनी है और प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है, ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, इन दोनों को आपस में मर्ज कर देंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा? इंटरप्राइज की वैल्यू कितनी है, आपके बिजनेस की वैल्यू कितनी है, आपको वो पता चल जाएगा, राइट। फिर उसके बाद आगे क्या बोला है? ये तो हो गया आपका इंटरप्राइज वैल्यू निकालने का। तो आपको देखो एक फॉर्मूला दिया होगा आपके नोट्स पर, पेज नंबर 109 पर, पेज नंबर 109 पर आपको कुछ चंद फॉर्मूले दिए हुए हैं ईवी को लेकर, एंटरप्राइज वैल्यूज को लेकर कुछ फॉर्मूलेस दिए हुए। क्या फॉर्मूला है? मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये आपको क्या दिया हुआ है? एंटरप्राइज वैल्यू निकालने का तरीका, ठीक। आप एंटरप्राइज की वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हो, या फिर हमारे पास एक और तरीका होता है, जो हमने कमाया हुआ होता है एंटरप्राइज की वैल्यू, उसको डिवाइड कर दो कैसे? ईबिटा से, ठीक है, मतलब कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इससे आप क्या कर दो? डिवाइड कर दो, तो आपको यहाँ से प्रोपोर्शनेटली क्या पता चल जाएगा? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी पता चल जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 24 एक बार आप ट्राई करोगे, एग्जाम्पल नंबर 24 एक बार आप क्या करोगे? ट्राई करोगे, टर्न आउट। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? 26 सर 24 में ईवी की वैल्यू 20 into 30 करना पड़ेगा। क्या बोले? काय की वैल्यू? ईवी समझे? ये वैल्यू है। फिर से एक बार क्वेश्चन बोलिए। सर 24 में जो ईवी की वैल्यू 20 into 30 करना पड़ेगा तभी से निकलेगा ना, ऐसा कुछ? नहीं, 30 तो EBIDT ये दिया है, इंटरप्राइज वैल्यू इज मल्टीपल ऑफ 20 बोल रहा है। आप पूछना क्या चाह रहे हो एग्जैक्टली? मैं क्वेश्चन नहीं समझा हूँ आपका। हाँ सर, मैं बोला है ईवी की वैल्यू 20 into 30 करना पड़ेगा, ऐसा पूछा हूँ। हाँ राइट, क्योंकि वो 30 टाइम्स मल्टीपल ऑफ 20 टाइम आपके अर्निंग का 20 टाइम मल्टीप्लस, तो उसको मल्टीप्लाइड करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ओके। इसके बाद आप लोग अगर देख रहे होंगे तो एक लास्ट आपके सामने टॉपिक दिख रहा होगा असेट्स बेस्ड वैल्यूएशन का। किसका? असेट्स बेस्ड वैल्यूएशन, एंड जो जिसके अंदर आप लोग इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हो, नेट असेट्स ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो ये असेट्स बेस्ड सेम आपको मिल जाएगा कहाँ? PAF में, प्रोजेक्ट अप्रेजल फाइनेंस के मॉड्यूल नंबर 4 के अंदर। मॉड्यूल नंबर 4 के अंदर आपको सेम असेट्स का वैल्यूएशन के थ्रू आप कैसे इक्विटी की वैल्यू निकालते हो, आपको सेम क्वेश्चन कहाँ मिल जाएगा? अगर आप मॉड्यूल 4 पढ़ रहे हो हमारे लेक्चर से तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, राइट। तो ये आप लोगों का इस तरीके से यहाँ पर मैं वाइंड अप करने चलूँगा। कौन सा टॉपिक? एग्जाम्पल नंबर एक बार 27 है, वो भी आप एक बार खुद से एक बार गो थ्रू करना है। यानी मैंने 21 से लेकर समझ लो 27 तक का पूरा बर्डन फिलहाल किसकी तरफ थ्रो कर दिया है?
आपके साइड थ्रो कर दिया है, तो पहले आप लोगों ने यहाँ तक के देखना है 27 तक के। कोई चीज़ अगर नहीं जमती इनमें से तो पहले हम कल क्लास में उसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे एंड देन फिर हम आगे के क्लास और मॉड्यूल 3 पोर्टफोलियो रिस्क रिटर्न एंड पार्ट उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे, थर्ड मॉड्यूल का। ठीक है, यस सर। चलो तो आज की क्लास को हम लोग फिर यहीं पर क्या करेंगे, वाइंड अप करेंगे। और कल का शेड्यूल शायद मैंने ग्रुप में नहीं डाला हूँ कि अभी क्या डाला हूँ, नहीं डालूंगा सर, नहीं डाल, कल का कुछ शेड्यूल भेजकर हुआ है नहीं हुआ है? नहीं हुआ। नो सर। तो भाई अब भी समझ लो, कल का शेड्यूल ऐसे डाल दूंगा। कल आप लोगों की पहले तो मॉर्निंग में हम लोग नॉर्मली जो क्लास लेते हैं वो नॉर्मली क्लास लेंगे कल, क्योंकि हमको उधर PAF कल कंप्लीट करना है। शायद आज हमारी बात भी हुई आज की क्लास में। ठीक है, तो हम लोगों को कल मॉर्निंग में पहले PF का मॉड्यूल 5 ख़त्म करना है। मतलब कल हमारा सिलेबस PF का क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और जो बच्चे नहीं आ रहे रेगुलर उनके लिए रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, जैसे कि प्राजक्ता, जैसे कि सलोनी। ठीक है, और भी जो बच्चे इरेगुलर है वो रिकॉर्डेड क्लास से कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड पूरी की पूरी रेगुलर क्लास की ही रिकॉर्डिंग्स होती है। बस इतना है कि इस बीच में मैं पॉज कर देता हूँ जहाँ पर कोई ज़्यादा काम का डिस्कशन नहीं होता, तो आप लोग वो वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो कल तो पहले मैं मॉर्निंग में आप लोगों को 9 AM से, अच्छा कल 9 AM ना, ओहो ज़्यादा, 8:30 से 8:30 जो रेगुलर अपना है वो 8:30 AM से करीबन 10 AM तक पहले पढ़ाऊँगा। ठीक है, ये 1.5 घंटा पहले हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, और फिर 10 AM से आप लोगों को क्या देना है, टेस्ट देना है। और कल जो आप लोगों को टेस्ट देना है काय के ऊपर देना है, एक तो IAPM के ऊपर देना ही देना है। उसके अलावा जो प्रोजेक्ट अप्रेजल एंड फाइनेंस है कल आपको उसका भी एक यूनिट देना है, 1 यूनिट, इसका भी 1 यूनिट, और फाइनेंशियल डेरिवेटिव का भी देना है। ठीक है, अब इस बार मैं IAPM का फर्स्ट यूनिट नहीं दूंगा, बिकॉज मैंने फर्स्ट यूनिट इसके पहले भी पूछ रखा है, तो मैं आपसे सेकेंड यूनिट पर क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, कौन से यूनिट पर, सेकेंड यूनिट पर क्वेश्चन करूंगा। और जो प्रोजेक्ट अप्रेजल एंड फाइनेंस है उसका मैं 4th मॉड्यूल पर क्वेश्चन करूंगा। कौन से मॉड्यूल पर, 4th मॉड्यूल पर क्वेश्चन करूंगा। और फाइनेंशियल डेरिवेटिव के हम फर्स्ट मॉड्यूल पर कवर करेंगे, क्योंकि मैंने फर्स्ट और सेकंड में दोनों कवर करूंगा। एक काम करूंगा, मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों कवर करूंगा। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास टोटल 4 यूनिट्स का पेपर बनने वाला है कल। 80 मार्क का पेपर लगभग होगा, जो 4 यूनिट पर बेस्ड रहेगा आपका। ठीक है, टाइमिंग रहेगा आपका टेस्ट का 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, 10 बजे से लेकर 1 PM तक के कल का आपका टेस्ट का शेड्यूल रहेगा। किसी को कोई क्वेरी, किसी को कोई क्वेश्चन? प्रोजेक्ट अप्रेजल वाला मॉड्यूल 4 क्या क्वेश्चन आने वाले हैं? हाँ, 4th इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि 4th जस्ट रिसेंटली पढ़ा कर हुआ है एंड मैक्सिमम लोग अभी करंट में पढ़ रहे हैं, तो करंट में पढ़ रहे हैं तो उनको ज़्यादा रिवीजन और बाकी चीज़ के लिए ज़्यादा हेडेक नहीं होना चाहिए अगर रेगुलर में पढ़ रहे तो। इसलिए मैंने मॉड्यूल 4 का डिसीजन लिया है कि ताकि सारे के सारे लोग दे सके, एलिजिबल हो सके सारे के सारे लोग देने के लिए। जिन्होंने नहीं अगर पढ़ा है तो भाई मॉड्यूल 4 की पूरी अपलोडिंग है, पूरे क्वेश्चंस है, 2, 3 या 4 घंटे कुछ लगेंगे, आज रात भर पढ़ लो, बट पढ़ लो। ठीक है, पूरी क्लासेस अवेलेबल है उसकी। ठीक है, तो क्लास को कर दिया जाए एंड यहाँ पर। यस, कुछ पूछ रहे हो रक्षा? नहीं। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? चलिए तो फिर क्लास को कर देते हैं यहाँ पर हम लोग एंड, मिलेंगे सीधा कल।